अमरावती जिले के मेलघाट क्षेत्र में कुपोषण से बाल मृत्यु पर हाईकोर्ट ने सरकार को तत्काल डॉक्टरों की नियुक्ति का आदेश दिया। बाल मृत्यु पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए आदिवासी कल्याण विभाग के मुख्य सचिव को प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया है। राज्य में दुर्गम और आदिवासी बहुल इलाके में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने की तत्काल जरूरत है। आज़ादी के 75 साल बाद भी महाराष्ट्र के मेलघाट, पालघर और गढ़चिरौली जिले के आदिवासी इलाकों में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। अधिकांश बच्चे 5 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही कुपोषण से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, खासकर बरसात के मौसम में तो समस्या और भी बढ़ जाती है। इस क्षेत्र के लोग बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदेश की शिंदे सरकार को राज्य सेवा आयोग द्वारा चयनित 177 डॉक्टरों को कुपोषित मेलघाट और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदिवासी कल्याण विभाग के मुख्य सचिव को कुपोषित इलाके का अमरावती जिले में एसटी महामंडल की बसों की हालत बहुत ही खराब हो गई है। अमरावती जिले में 40 बस बेकार हो गए हैं, जबकि कई बस तो कभी भी बंद होने के कगार पर है। विभाग के सभी 8 डिपो में 361 बसों में से 50% खराब हैं। सुरक्षित यात्रा के नाम पर एसटी महामंडल किराया बढ़ा रहा है, लेकिन वह यात्रियों की सुविधा के प्रति गंभीर नहीं है। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करते हुए यात्रा करनी पड़ रही है। जिले के 8 बस स्टेशन अमरावती, बड़नेरा, परतवाड़ा, वरुड़, चांदूर रेलवे, दरियापुर, मोर्शी और चांदूर बाजार में कुल 361 बसें हैं, लेकिन इनमें से 40 बसें पूरी तरह बंद पड़ी है। इनमें 15 बसें इंजन खराब होने के कारण बंद हैं और 4 बसें दुर्घटनाग्रस्त हैं। इसके अलावा 12 बसें अन्य कारणों से बंद पड़ी है। अमरावती विभाग में पिछले 2 साल में 74 एसटी बसें खराब हो चुकी है। उसके बाद भी निगम ने नई बसें उपलब्ध नहीं कराई। एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात सध्या 361 बसेस आहेत। यापैकी आगाराच्या आणि कार्यशाळेत वेगवेगळ्या कामासाठी ज्या उभ्या आहेत बसेस, तर त्यांची संख्या एकूण 41 आहे। या 41 मधील काही बसेस या लगेचच येत्या 7-8 दिवसात रिपेअर होऊन निघतील। यामध्ये बहुसंख्य गाड्या 19 बसेस या इंजिनच्या कामासाठी, काही RTO पासिंगसाठी, काही मटेरियलसाठी आणि काही इतर बाबीसाठी आहेत। तर निश्चितच या कामासाठी असलेल्या उभ्या गाड्या या प्रवाशांच्या सेवेसाठी काही दिवसातच सज्ज होतील। 2020 ते 2022 या कोविड कालावधीत आणि संप कालावधीमध्ये महामंडळाच्या अमरावती विभागात एक सुद्धा बस 2 वर्षात आलेली नाही, परंतु 2019ला एकूण 16 बसेस आपल्याला नवीन प्राप्त झालेल्या होत्या आणि नवीन बसेसचा प्रस्ताव महामंडळ स्तरावरती सुरू आहे आणि नवीन बसेस प्रत्येक विभागाला लवकरच मिळतील अशी आशा आहे। निश्चितच दरवर्षी RTOच्या नॉर्म्सप्रमाणे प्रत्येक वर्षी एसटीची ठराविक महिन्यामध्ये तपासणी होते आणि फिटनेस घेऊनच आपण ती मार्गस्थ करत असतो। साधारणतः दर महिन्याला 25 ते 26 गाड्यांचं फिटनेस आपल्याला ड्यू असतं आणि त्यानुसार त्यांची तपासणी करून त्यांची गुणवत्ता पाहून आपण मार्गावर देत असतो। एकंदरीत अमरावती विभागाच्या एसटी महामंडळाबद्दल जर बोलायचं झालं तर साधारणतः 8 आगार या जिल्ह्यांमध्ये आहेत। या 8 आगारातून जवळपास 320 वाहने रोज मार्गस्थ होतात। 1,10,000 किलोमीटर करत असताना जवळपास 1862 फेऱ्या अपन दैनंदिन करतो। अमरावती जिले के अचलपुर में मिनी कुंभ मेले का आयोजन किया जाने वाला है। इस मेले में देश भर से 500 से अधिक साधु संत शामिल होंगे। अमरावती के अचलपुर में एकादश कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से सैकड़ों साधु संत शामिल होंगे। इस मिनी कुंभ मेले के लिए 7 समितियों का गठन भी किया गया है। फिलहाल इस आयोजन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 40 फीट ऊंचा महायज्ञ भी तैयार किया जा रहा है। इस महायज्ञ के लिए चारों तरफ दरवाजे रखे जाएंगे। आयोजन समिति द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के
अलंड गांव में एक नाले में नीलगाय फंस गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। भातकुली तहसील के अलन गांव में कसारी नाले में पानी पीने के दौरान एक नीलगाय नाले में फंस गई। गांव के कुछ किसानों ने जब नीलगाय को देखा तो उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की RRUT टीम मौके पर पहुंची और गांव के ही कुछ युवकों की मदद से नाले में फंसी नीलगाय को सुरक्षित बाहर निकाला। नीलगाय को इलाज के लिए अमरावती भेजा गया है। अळणगाव शेत शिवारामध्ये अत्यंत अडचणीच्या ठिकाणी 100 ते 150 मीटर अंतरावर एक रोई रेस्क्यू करण्यात आला। अडचणीच्या ठिकाणावरून रोडवर आणण्यासाठी अळणगाव गावातील नागरिकांनी आम्हाला खूप सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचे मी आभार मानतो। रेस्क्यू करून ट्रीटमेंट सेंटरला घेऊन त्यांच्यावर योग्य तो औषधोपचार केला जाईल अशी मी त्यांना माहिती देतो। अमरावती जिले के मेलघाट में डॉक्टरों की कमी के बावजूद तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने सिर्फ भवन का निर्माण का काम किया, ऐसी प्रतिक्रिया सांसद नवनीत राणा ने दी है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नई सरकार में मेलघाट में डॉक्टरों की भर्ती हो जाएगी। महाराष्ट्र के दुर्गम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। आज़ादी के 75 साल बाद भी मेलघाट, पालघर और गढ़चिरौली जैसे इलाकों में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो जाती है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में शिंदे सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य सेवा आयोग द्वारा चयनित 177 डॉक्टरों को कुपोषित मेलघाट और आदिवासी बहुल विभागों में नियुक्त करें। इस पर नवनीत राणा ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की भर्ती बहुत जरूरी है। नई सरकार को बने हुए कुछ महीने हुए हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार में सिर्फ अस्पताल भवनों का निर्माण हुआ है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती में लापरवाही की है। इसलिए सांसद नवनीत राणा ने बताया कि शासन से फॉलो अप कर जल्द ही दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सकों की भरती की जाएगी। जे फटकार हायकोर्टाने लावलेली आहे, मला वाटते खूप जेन्युइन फटकार आहे। कारण जेव्हाही आम्ही ट्रायबल एरियामध्ये जातो, मेलघाटामध्ये जातो आणि तिथे जर प्रेग्नेंट लेडी असली आणि इमर्जन्सी असली, त्यांना तिथून ते इथे आणावं लागते। एखादा बाळ तिथे झालं आणि इमर्जन्सी त्याला ICU मध्ये ठेवायचा या काचीमध्ये ठेवायचा, तर तिथून इथे रेफरन्स केलेपर्यंत त्यांच्या अर्धे रस्त्यामध्ये तर जीव जाते। आणि फक्त तिकडचेच प्रश्न नाहीये, जर आपण स्पेशली ट्रायबलची गोष्टी केली, चंद्रपूर झाला, मेलघाट आमचं झालं, असे बरेचसे ठिकाणी जे ट्रायबल एरिया येतात, तिथे डॉक्टर्स जर गेले, त्यांना राहायची व्यवस्था नाही, त्यांची फॅसिलिटी नाहीये। जर त्यांना फॅसिलिटी भेटली नाही, ते प्रायव्हेट डॉक्टरलाही जर आम्ही अप्रोच केला तर ते कशी जाणार आहे। तर मला असं वाटते नवीन भरत्या जर केल्या तर तिथे फॅसिलिटी द्या लागेल त्या डॉक्टर्सला आणि नवीन भरती जरूर करून घ्या लागते, कारण त्या लोकांना, गरीब लोक आहे, प्रायव्हेटमध्ये जाऊ शकत नाही। ते असे लोकांसाठी जर सरकारने इनिशिएटिव्ह घेतला आणि नवीन सरकारवर आम्हाला पूर्ण भरोसा आहे की आमचे डिप्टी CM आणि CM साहेब हे जर प्रकरण असं बाहेर आलेलं आहे आणि हायकोर्टाने जर फटकार लावलेली आहे, ते हे फटकार ऍक्च्युअली जर पाहिली तर मागची सरकारला आहे। हे तर सरकार आता नवीन 3 महिन्यामध्ये झालेली आहे, तर यांनी हे सगळी गोष्टी केली नाहीये, त्यांनी करायला पाहिजे होती, त्यांनी नाही केली। म्हणून हे सरकारला आम्ही जरूर डिमांड करू आणि विनंती करू की हे भरती आणि फॅसिलिटी आपण नक्की या ट्रायबल एरियामध्ये आणि प्लेन पट्ट्यातही सुद्धा भरतीची कमतरता आहे। जिथे ICU मध्ये 5 लोक पाहिजे, तिथे एक पेशंट, एक सिस्टर ब्रदर ते 5 पेशंटला हँडल करतात। ते सिस्टर ब्रदरची परिस्थिती कशी होतात ते आम्हाला माहिती आहे, कारण आम्हाला ते कंप्लेन करतात। म्हणून ते सगळी भरती करून घेणं खूप आवश्यक आहे। अमरावती ग्रामीण पुलिस ने इस साल यातायात उल्लंघन करने वालों से करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला है। यातायात नियमों के उल्लंघन के 12,128 प्रकरणों में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अमरावती ग्रामीण पुलिस ने भी यातायात नियमों के अनुपालन के संबंध में नागरिकों में प्रभावी जागरूकता पैदा करने के लिए एक अनूठी पहल की है। ग्रामीण क्षेत्रों में हादसों को रोकने के लिए जिला यातायात विभाग द्वारा गति सीमा का पालन नहीं करने वाले नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर वाहनों के साथ टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही कलाकारों के सहयोग से जन जागरूकता की जा रही है। इसमें यमराज के भेष में कलाकार यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण सड़कों, व्यस्त चौकों, बाजारों, स्कूलों और कॉलेजों में गए। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करने का भी निर्देश दिया गया। उधर जिला ग्रामीण पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में जनवरी से अक्टूबर तक 12,128 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक अविनाश बरगल ने बताया कि इसके अनुसार
गति सीमा का पालन नहीं करने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 2,43,27,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मोबाइल का यूज करते वक्त इतना ध्यान रखें कि अगर गलती से एक खरी कॉल मुझे लग गया तो जहाँ दिखोगे वहाँ से जोर से बोलो, उठा लूंगा ना। हाँ, इतने भारी हो तुम लोग, मैं नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन हेलमेट सब यूज करो। हेलमेट सब ने वापस करना है, वापस मतलब वापर करना है, ठीक है। बोलो उधर देख के हेलमेट सब वापरेंगे कैमरे में, बोलो हेलमेट सब, सीट बेल्ट, नशा करके गाड़ी, डॉक्यूमेंट या मैम। अमरावती जिले के जुना धामन गांव में दिलीप काले ने एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो वे ग्रामीणों के साथ मिलकर चक्का जाम आंदोलन करेंगे। अमरावती जिले के जूना धामन गांव शाहपुर रोड पर वाल्मीकि कैकाड़ी ने अतिक्रमण कर लिया। प्रदीप काड़े सहित नागरिकों ने बार बार प्रशासन से इस अतिक्रमण को हटाने की मांग की। वो पिछले 4 दिनों से जूना धामन गांव ग्राम पंचायत के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मांग की गई है कि ग्राम सचिव तत्काल संज्ञान लेकर इस अतिक्रमण को हटवाएं। इस दौरान प्रदीप काले ने भी चेतावनी दी है कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो चक्का जाम आंदोलन करेंगे। आम्ही याच्यापूर्वी 2016 पासून तर 2021 पर्यंत आम्ही वारंवार सचिवला आणि सरपंचाला तक्रारी देत असून पण आतापर्यंत त्याने कारवाई केलेली नव्हती। तरी 2021 मध्ये आम्ही आमरण उपोषण केलेले होते। एकदा आम्हाला 3 महिन्याची यानं कालावधी दिला होता। 3 महिन्याच्या कालावधीत यानं आतापर्यंत बी 8-9 महिने झाले पण यानं कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली नाही, म्हणून आम्हाला उपोषणाला बसणे भाग पाडले। जर आता जर उपोषणात जर कोणताही तोडगा निघाला नाही तर आम्ही चक्काजाम आंदोलन बसस्टॉप शहापूर बसस्टॉप तसं करेल। आमच्या आम रस्त्यावरील येण्या जाण्याच्या मकान बांधले ते हटवण्यासाठी आम्ही उपोषण केले आणि या 4 दिवस झाले पण कोणी आलं नाही। तर माझं म्हणणं आहे का एडीओ साहेबांनी किंवा अमरावतीवरून मॅडम यांनी यावेळी आम्ही आमच्यावाला जे काम आहे करून दिले, हेच एवढीच इच्छा आहे आमची। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2/3 से अधिक सीट मिलने का दावा किया है। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि गुजरात चुनाव वन साइड है, वहां भाजपा का किसी से मुकाबला नहीं है। इस दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच चल रही सीमा विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महाराष्ट्र का एक भी गांव कर्नाटक में शामिल नहीं होगा। एकही गाव महाराष्ट्राचं हे कर्नाटकमध्ये जाऊ शकत नाही। कोणी काही मागणी केली असेल, परंतु एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीसजी सक्षम आहेत। एकही गाव महाराष्ट्राचं कुठेही जाऊ देणार नाही। हे शिवशाहीचं सरकार आहे, छत्रपती शिवरायांच्या विचारावर चालणारं सरकार आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या महाराष्ट्रामध्ये एकही गाव कुठेही जाणार नाही। नरेंद्र मोदीजी माननीय अमित भाईंच्या नेतृत्वामध्ये 145च्या वर सीट गुजरातमध्ये निवडून येतील। खरं तर गुजरातमध्ये वन साइड इलेक्शन झालेलं आहे, कुठेही त्या ठिकाणी कोणी फाईटमध्ये नाही आहे। मी स्वतः 3 दिवस गुजरातमध्ये होतो, 145+ सीट गुजरातमध्ये निवडून येतील। अकोला जिले में पिंजर थाना अंतर्गत दुधलम गांव में एक पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। घरेलू विवाद में युवक ने ही अपने भाई और भतीजे को मार डाला। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। अकोला जिले के पिंजर पुलिस थाना अंतर्गत दुधलम गांव में रहने वाले प्रताप पंडित का उनके चचेरे भाई किशोर पंडित के साथ घरेलू विवाद चल रहा था। घटना वाली शाम भी दोनों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन वाद विवाद कुछ इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर किशोर ने अपने चचेरे भाई पर हमला कर दिया। इसी दौरान पिता पर हमला होता देख बीच बचाव के लिए प्रताप पंडित का बेटा सूरज भी दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन किशोर ने ताव में आकर कुल्हाड़ी से वार कर दोनों पिता पुत्र की हत्या कर दी। इस घटना के बाद अन्य ग्रामीणों ने ही स्थिति को संभाला और पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला में लावारिस कुत्तों को जहर देकर मारने की घटना सामने आई है। पिछले 5 दिनों में अकोला में 24 कुत्तों की मौत हुई है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है।
अकोला में पिछले कुछ समय से लावारिस कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। नागरिकों ने प्रशासन से इन कुत्तों को पकड़ने की भी मांग की थी, लेकिन इस बीच शहर में जहर देकर कुत्तों को मारने की घटना सामने आने से खलबली मच गई है। अज्ञात व्यक्ति ने जहर मिलाकर कुत्तों को खाना खिलाया था, जिससे पिछले 5 दिनों में 24 कुत्तों की मौत हो गई है, जबकि 6 की हालत काफी नाजुक है। आधार फॉर एनिमल नाम की एक संस्था की मदद से इन कुत्तों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही अन्य लावारिस कुत्तों की भी देखभाल की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है। आधार फॉर एनिमल्स नावाची माझी एनिमल रेस्क्यू टीम आहे। गेल्या 5 दिवसापासून अकोल्यात 30 डॉग्सला पॉयझन देऊन मारण्यात येत आहे आणि ही केस रोज वाढतच आहे। आम्ही याबद्दल कंप्लेंट केलेली आहे, 2 पोलीस स्टेशनला आम्ही याच्याबद्दल कंप्लेंट केलेली आहे आणि माझी ही विनंती आहे प्रशासनाला की आपण त्वरित त्याच्यावर काहीतरी कठोर कारवाई करावी आणि हे सगळं प्रकार थांबावा। आतापर्यंत आम्ही 30 डॉग रेस्क्यू केले, त्यातले फक्त 6च आता जिवंत आहेत आणि ते पण सिरियस आहे आणि जे यांना पॉयझन दिलं जाते ते एवढं डेडली आहे की तोंडातून फेस निघणं, झटके येणं आणि त्याच्यानंतर लगेच त्यांचा मृत्यू होऊन जातो। आता हे मेल्यानंतर याच्यातले बरेचसे असे डॉग्स आहेत की त्यांना पिल्लं आहेत, त्यांचं काय होणार आहे? तर माझी विनंती आहे तुम्हाला की प्रशासनाला की लवकरात लवकर याच्यावर काही ना काही कारवाई केली पाहिजे आणि पशुसोबत होणारी क्रूरता ही लवकरात लवकर थांबवली पाहिजे। मेरे साथ न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।